आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया और कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधे भारत में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। कहीं बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आया। सैलाब के रास्ते रोकने पर 20 से ज्यादा लोग फंस गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सभी को रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। बिहार के रोहतास का ये भयानक मंजर है, जहां पानी के तेज बहाव में 3 लड़के फंस गए। सोन बैराज पर सेल्फी लेने गए थे, लेकिन यही उन्हें भारी पड़ गया। तीनों को बचाने की कोशिश तेज हो गई। लोगों ने गमछा, चादर और दुपट्टे को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाकर उन तक पहुंचाई। 2 लड़कों को बाहर निकाला गया। इस दौरान तीसरा युवक तेज धार में बह गया, जिसे बाद में काफी दूर जाकर बाहर निकाला गया। तीनों की जान बच गई। भारी बारिश की वजह से असम की हालत पतली है। गुवाहाटी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों और गलियों में कमर तक पानी भरा है। एसडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने गुवाहाटी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राज्य केरलम में भारी बारिश आफत बन गई है। अलाप्पुझा डूबा नजर आ रहा है। घरों के बाहर नाव चलती नजर आई। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से एक गाड़ी मलबे में दब गई। घटना सेप्पा ईटानगर हाईवे पर हुई। इतना मलबा गिरा कि चपेट में आई गाड़ी भी ढक गई। गुजरात के मोरबी से रहस्यमयी तस्वीर सामने आई है। मोरबी के वीरपड़रा गांव में एक कुएं का पानी अचानक हिलने और हिलोरे मारने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में बगावत की आग अब भड़कती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बारूद की आग में जल रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक विद्रोह की आवाज गूंज रही है। पाकिस्तान की हकीकत दुनिया से छुपाने के लिए मुनीर के विदेशी मीडिया की कवरेज पर बैन लगा दिया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के बाहर बिना इजाजत विदेशी मीडिया के कवरेज पर रोक लगा दी गई है। ताबड़तोड़ चलती गोलियां, बरसता बारूद, उठता धुएं का गुबार, मचती चीख पुकार और चलता रहा मौत का खेल। ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है। आजकल पीओके में हर तरफ अफरा तफरी का ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती। और जब थमती है तो पता चलता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली से कई कश्मीरी मौत की नींद सुला दिए गए। की बारिश
गजा का मंजर, गजा का मंजर। पीओके से आई तस्वीरें रूह को कपाने वाली हैं, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी विरोध की चिंगारी भड़क उठी। पीओके में दमन के खिलाफ अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाजें उठने लगी हैं। लाहौर में प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की, जबकि इस्लामाबाद में भी पीओके की हिंसा के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की तस्वीरें 7 समंदर पार ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंची, जिसको लेकर बर्मिंघम से वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल पीओके में जेएसी बुनियादी सुविधाओं और पीओके की 12 आरक्षित सीटों पर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके लिए वहां चुनाव के पहले चरण में प्रदर्शन शुरू हुए, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गए और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया, क्योंकि मुनीर की आर्मी ने बिना सोचे समझे गोलियां चलाईं। जो लोग हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, उन्हें उनका हक नहीं बल्कि मौत मिली। कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया और कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। हालात जब बद से बदतर हो गए और इंटरनेट बैन के बाद भी जो वीडियो सामने आए, उन वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया। इसके बाद दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग कर डाली। साथ ही कहा गया कि इलाके में संचार सेवाएं बहाल की जाएं, ताकि दुनिया वहां की असली तस्वीर देख सके और लोगों की आवाज बाहर तक पहुंच सके। मैं इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा। लेकिन पीओके हिंसा की स्वतंत्र जांच तो छोड़िए, पाकिस्तान सरकार तो ब्लैकआउट पर उतर आई ताकि पाकिस्तान की सच्चाई बाहर न जा सके। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 जारी की, जिसके तहत विदेशी पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी लेना होगा। खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग से पहले एनओसी लेना जरूरी है। यही नहीं, विदेशी पत्रकारों के लिए सरकार ने एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में पंजीकरण और मान्यता जरूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, ये नियम प्रिंट, टीवी, डिजिटल, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू है। मतलब यह है कि पाकिस्तान में विदेशी मीडिया सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ही खुलकर रिपोर्टिंग कर पाएगी। बाकी जगहों पर जाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। मतलब चाहकर भी पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिना इजाजत के नहीं जा सकते। पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट क्यों है? क्योंकि मुनीर शहबाज की सत्ता 3 मोर्चों पर घिरी है। पीओके में बगावत, बलूचिस्तान में विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले से पाकिस्तान घिर चुका है। अब पाकिस्तान अपनी बदहाली और सेना के दमन की तस्वीर दुनिया से छुपाना चाहता है और इसीलिए विदेशी मीडिया पर बैन लगा रहा है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान सरकार मीडिया ब्लैकआउट पर क्यों उतरी? आखिर दुनिया से क्या छुपाना चाहता है पाकिस्तान? ऐसा क्या है जो शहबाज मुनीर नहीं चाहते कि दुनिया देखे? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के हालात को समझना जरूरी है। करीब 2 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुनीर की फौज लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। डर पैदा करने के लिए लड़की के शव को सेना की गाड़ी के आगे बांधकर घुमाया जाता है, लेकिन पीओके के लोगों का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। I'm a girl from Rawalakot, Azad Jammu and Kashmir, and today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir.
We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people. दूसरी ओर बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान पुलिस के नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। दलबंदीन इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स की सुरक्षा में चल रहे फ्यूल टैंकरों और स्टोरेज ट्रकों पर हमले की ये वो तस्वीर है जिसे लेकर दावा किया गया कि बलूच लड़ाकों ने सुराब, खुशदार और तुर्बत समेत 8 अलग अलग लड़ाई में 35 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया। इन दावों की पाकिस्तान ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यहां तक कि बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसके पीछे वजह 1947 बताई गई है। जब भारत आजाद हुआ था तब बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा की थी। तीसरी ओर खैबर में अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को टारगेट पर ले रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में 3 अगस्त को हुए आत्मघाती हमले में 17 लोग मारे गए। इसमें पाकिस्तान के पुलिस वाले भी शामिल हैं। जुलाई में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पीओके में जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 90 लोगों की जान चली गई थी। यानी मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक साथ 3 मोर्चों पर जूझ रही है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया पाकिस्तान की हकीकत को जाने। खासकर पीओके में सेना के जुल्म को दुनिया की नजर से छुपाना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और जब जब पाकिस्तान की पोल खुलती है वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। आजकल पाकिस्तान ने फिर से वही रुदाली शुरू की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना जरूरी है। ये 2 तस्वीरें दुनिया को ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत जो कहता है वो कर दिखाता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो एक आम इंसान को उसकी बुनियादी जरूरत की चीज तक नहीं दे सकता। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है। अब तक ये जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है और सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है और ये 2 तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। जिस जगह पर मौत हुई है उस जगह को फिलहाल पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया है और वहां पर देखिए जो गाड़ी है कैसे क्षतिग्रस्त हुई है, वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अतीक अहमद जो कि एक टाइम का गैंगस्टर हुआ करता था, उसके छोटे बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हालांकि सड़क हादसे में मौत हुई है। कैसे ये हादसा हुआ ये अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी टूटी हुई है और क्षतिग्रस्त हुई है उससे तस्वीरें ये साफ है कि काफी भयानक ये सड़क हादसा था, जिस वजह से आबान अहमद की मौत हो गई। अतीक अहमद के वो छोटे बेटे हैं। तो देखिए झांसी में हाईवे पर डिवाइडर से ये गाड़ी टकराई और उसके बाद ये हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जेल में बंद भाई से मिलने आबान अहमद जा रहा था और उस दौरान ये हादसा हो गया। तो डिवाइडर से गाड़ी टकराने के बाद ये हादसा हुआ है और उस हादसे के बाद की आपको ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद के साथ 3 लोग और मौजूद थे, जिनकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। हालांकि अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। तो जेल में बंद भाई से वो मिलने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान
डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकरा गई और उस वजह से ये हादसा हो गया। ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे और उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। ये तस्वीर आपको उस वक्त की ही दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार संसद में पहुंचे हैं। उनके साथ संजय झा भी आप देखिए मौजूद नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो कि अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और उसके बाद वो संसद में पहुंचते हैं। हालांकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो छाते के साथ और छाता लेकर के देखिए किस तरीके से वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ संजय झा भी मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री एक समय पर रहे थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और ऐसे में सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, जिसको लेकर के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। तो संभल हिंसा की जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को आयोग ने प्री प्लान साजिश का नतीजा बताया है। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क और इसके साथ ही सोहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग के मुताबिक हिंसा से पहले भीड़ जुटाने, माहौल बनाने और सर्वे की कार्रवाई रोकने की कोशिश हुई। रिपोर्ट में पत्थरों और हथियारों के साथ भीड़ जुटाने और पुलिस प्रशासन को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया। संभल हिंसा पर जांच आयोग की सनसनीखेज रिपोर्ट। 24 नवंबर की हिंसा को बताया प्री प्लान्ड साजिश। जियाउर रहमान बर्क समेत कई नाम रिपोर्ट में। पुलिस प्रशासन को निशाना बनाने की साजिश का दावा। संभल में 24 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर अब जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ होती दिख रही है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पुलिस और प्रशासन पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और जानें भी गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उस दिन हिंसा कैसे भड़की। बड़ा सवाल था कि क्या इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी। अब जांच आयोग अपने निष्कर्ष में इसे अचानक हुई हिंसा नहीं बल्कि प्री प्लान्ड साजिश और उकसावे का नतीजा बता रहा है। आज भी हम कानूनी लड़ाई बचाव कर रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। देखिए, ये तो भेदभाव के रूप में दरअसल जो है सरकार काम कर रही है और ये सरकार जा रही है और माहौल बना रही है कि हिंदू मुसलमान माहौल, इनका पहला एजेंडा है इस सरकार का कि हिंदू मुसलमान माहौल बन जाए और उसका चुनाव में लाभ हो जाए। चुनावी एजेंडा है इनका, बाकी कुछ नहीं है। लोग समझ गए हैं आप सब। आयोग की रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई नामों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद के सदर जफर अली, कासिम जमाल एडवोकेट, मशहूद अली फारूकी एडवोकेट, लड्डन खान और इंतजामिया कमेटी के दूसरे सदस्यों के बीच कथित साजिश और उकसावे की भूमिका रही। बकौल आयोग रिपोर्ट, इन लोगों में 19 नवंबर को सर्वे के आदेश को लेकर नाराजगी थी। इसके बाद सर्वे की कार्रवाई रोकने की कोशिश हुई। रिपोर्ट में जियाउर रहमान बर्क के मीडिया में और भीड़ को उकसावे वाले बयान का भी जिक्र किया गया है।
जब आप उसमें बदतमीजी करेंगे, तमाम चीज़ें होगी तो कुछ न कुछ एक्शन होगा। ये जो बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये इनके में है। मौलाना मुल्ला ये हो सकता है, मौलाना मुल्ला अखिलेश यादव हो सकता है, ये हैं भी। रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा 24 नवंबर की सुबह की घटनाओं को लेकर है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद के आसपास इकट्ठा हुए। भीड़ के पास पत्थर और हथियार थे और सर्वे की कार्रवाई का विरोध करने के लिए लोगों को जुटाया गया। आयोग ने ये भी कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मैसेज वायरल किए गए। रिपोर्ट में भड़काऊ भाषणों और नारेबाजी का भी जिक्र किया गया है। यानी कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि संभल हिंसा की लपटों से घिर गया। कोई भी व्यक्ति हो जो हिंसा करता है या हिंसा को बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ कानून जैसे कार्रवाई करता है वैसे करे, उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई है वो हर जगह समान रूप से दिखनी चाहिए, जैसे कि हम मांग कर रहे हैं अयोध्या में और जैसा कि जंतर मंतर पे। लेकिन आयोग की रिपोर्ट का संदेश सिर्फ आरोपों और कार्रवाई तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट कानून के शासन को सबसे ऊपर रखने की बात करती है। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक को धमकाने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून और अदालत के जरिए होनी चाहिए। आयोग ने हिंसा रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सामाजिक सौहार्द मजबूत करने पर जोर दिया है। यानी संभल की कहानी में आयोग का नतीजा बेहद गंभीर है। हिंसा अचानक नहीं हुई, इसके पीछे साजिश और उकसावे की भूमिका थी। लेकिन ये भी तय है कि इंसाफ का रास्ता भी कानून से ही होकर जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू, और आपको बता दें कि 5 साल के बाद अब किराए बढ़ाए गए हैं। पिक एंड ड्रॉप के लिए अब सिर्फ 8 मिनट की समय सीमा तय की गई है। 7 सीटर निजी कार और एसयूवी का शुल्क 20 से बढ़ाकर के 40 रुपए कर दिया गया। बाइक और स्कूटी का शुल्क 10 रुपए ही रहने वाला है। ऑटो और 7 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहन का शुल्क 20 से बढ़ा करके 80 रुपए कर दिया गया है। बस, ट्रक और कोच की पार्किंग 30 से बढ़ा करके 200 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही ओला, उबर समेत ऐप कैब चालकों को अब देना होगा 55 रुपए एंट्री शुल्क, और पार्किंग में एक नया कैटेगरी जोड़ दिया गया है। शुल्क नए दर से शुरू कर दिया गया है, यानी जो पहला दर था अब उसमें बदलाव किए गए हैं, क्योंकि नए टेंडर में नए सिरे से सब कुछ काम हो रहा है। देख सकते हैं कि जो पार्किंग की सुविधा है अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दर 5 साल बाद बढ़ाई गई है। पिक एंड ड्रॉप के लिए अब पहले 3 मिनट दिए जाते थे, जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और वो मिनट अब 8 कर दिया गया है। नए दर से इस प्रकार 7 सीटर कार और कई और वाहन है जिसका शुल्क बढ़ाकर अब 20 से 40 कर दिया गया है। वहीं बाइक और स्कूटी का शुल्क 10 ही रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 10 रुपए ही लगते थे। ऑटो और 7 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों का शुल्क 20 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है। वहीं बस, ट्रक और कोच जिसकी पार्किंग अब बढ़ा दी गई है ताकि वो अधिक क्षमता वाले वाहन है, उसे अब 200 रुपए कर दिया गया है। वहीं ओला, उबर और कई ऐसे जो येलो प्लेट वाले वाहन हैं उसके शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी उसे 40 रुपए एंट्री देनी होगी और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे रुकेगा 15 रुपए उसे एक्स्ट्रा यानी पर आवर 15 रुपए उसे देने होंगे, यानी 15 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए उसकी एंट्री शुल्क रख दी गई है। पार्किंग में एक नया कैटेगरी भी जोड़ा गया है जिसका नाम प्रीमियम कार पार्किंग रखा गया है। जो एयरपोर्ट का ये जो आपको इलाका नजर आ रहा है सामने, और यहाँ जो वाहन आपको लगे नजर आ रहे हैं, पहले यहाँ आम वाहन भी पार्क होते थे, लेकिन अब इसे प्रीमियम जोन में बदल दिया गया है, यानी जो वीआईपी के कार्स होंगे
उन्हें अब 100 रुपए देकर इस प्रीमियम जोन में वो अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्हाइट प्लेट है यानी जो कमर्शियल गाड़ी नहीं है उनकी एंट्री 40 रुपए में ही होगी और उनका जो टाइम है पहले 3 मिनट था उसे बढ़ाकर 8 मिनट कर दिया गया है, यानी 8 मिनट तक वो आराम से अपने जो भी उनके रिश्तेदार होंगे उन्हें छोड़ कर आएंगे, उन्हें एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस